हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का जो पार्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में रज़िया सुल्तान कैसे शासक बनी, बलबन इन लोगों ने किस टाइप से शासन पर आधिपत्य किया। दोस्तों जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए दोस्तों, तो आज इस पड़ाव में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल में इतिहास में इल्तुतमिश जब की मृत्यु हो गई थी, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद डायरेक्ट रज़िया नहीं बनी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, वह शासक बना था। दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शासक तो बना था, लेकिन उसके समय में भी उसकी माता थी शाह तुर्कान, उसका प्रभाव अधिक था उसके शासन पर। और रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। तो अयोग्य शासक होने के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। और अव्यवस्था फैली हुई थी जैसे मुल्तान, लाहौर, हांसी और बदायूं के जो गवर्नर थे उन्होंने दिल्ली को घेर लिया था। वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने दिल्ली को घेर लिया कि हम शासक किसको स्थापित करें। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज को मालूम पड़ा तो उसका सामना करने के लिए वो राजधानी से बाहर जाना पड़ा। तो जब बाहर जाना पड़ा तो रज़िया सुल्तान ने इस बात का फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठाकर रज़िया ने बहुत ख़ास बात करी कि शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार की नमाज का दिन था। दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंची हो, वहाँ अपने लाल कपड़ों में गई इम्प्रेशन दिखाने के लिए, बहुत सुंदर कपड़ों में। तो उसने दिल्ली की जनता से डायरेक्ट अपील की, प्रत्यक्ष अपील क्या की। तो जनता उससे बहुत प्रभावित हुई। और ये कंडीशन होगी दोस्तों, आज ज़्यादातर जनता रज़िया के पक्ष में आ गई और दिल्ली में एक विद्रोह की स्थिति बन गई थी। लोगों ने क्या किया, राजमहल को घेर लिया। और राजमहल घेरने के बाद शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई, शाह तुर्कान को मार दिया गया। और इस प्रकार 1236 में रज़िया सुल्तान शासक बन गई। ठीक है दोस्तों, तो शासक तो बन गई, लेकिन उनके सामने बहुत समस्या आई। तो रज़िया सुल्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, 4 गवर्नरों ने राजधानी को घेर लिया था। 4 गवर्नरों ने राजधानी घेर लिया। और यहाँ एक मज़ेदार बात कि दिल्ली का जो वजीर था जुनैदी, वो भी उन लोगों में मिला हुआ था। आप जानते हैं चोरी भेद इस टाइप घटना होती है जब तक अपने घर का नहीं होगा, जब तक कोई आपके यहाँ चोरी करने नहीं आ सकता, चोरी हो ही नहीं सकती। वही कंडीशन थी। 4 गवर्नरों को दिल्ली की जो कंडीशन की जानकारी पूरी थी, वो कैसे मालूम पड़ा कि दिल्ली के वजीर जुनैदी उनसे मिला हुआ था। रज़िया ने बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का काम लिया, कूटनीति का काम लिया, और उसने अपना फैला दी कि 4 गवर्नर व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले हुए हैं, रज़िया ने कहा। और बात ये हुई, रज़िया ने कहा कि मुझसे मिले हुए, तो आपस में अविश्वास का कारण, आप गवर्नरों में आपसी अविश्वास बन गया। और गवर्नरों ने राजधानी को खाली कर दिया। बोले यार तू तो रज़िया से मिला हुआ है। रज़िया एक लड़की थी। दूसरी तरफ जुनैदी जो था वो राजधानी छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो रज़िया ने एक कूटनीति का काम लिया। और वैसे माना जाता है कि उनमें से एक गवर्नर से रज़िया से थोड़े से संबंध अच्छे थे। तो रज़िया के समय क्या हुआ, रणथंभौर का अभियान हुआ, जिसमें उसके सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौरी ने रणथंभौर के किले को क्षतिग्रस्त कर दिया था, किंतु रणथंभौर को जीता नहीं जा सका। रज़िया के समय में रणथंभौर जीता नहीं गया। ऐसा माना जाता है रज़िया के काल में नूरुद्दीन नामक एक व्यक्ति ने, नूरुद्दीन नामक एक व्यक्ति था, जिसने कीरमात और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को भड़का दिया और विद्रोह कराने की कोशिश की। दोस्तों रज़िया सुल्तान ने तुर्की अमीर वर्गों में गैर तुर्क को भी शामिल कर लिया। जो तुर्की अमीर वर्ग थे उनमें गैर तुर्कों को तुर्की लोगों में गैर तुर्क भी शामिल कर लिया, शुरू कर दिया। और
उसने एक अबिसीनियाई हबसी जाति का था, याकूत नाम का, उसने अमीर याकुर के पद पर नियुक्त कर दिया। अमीर याकुर होता है दोस्तों घुड़शाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। इससे तुर्की अमीर चौकन्ने हो गए। जो तुर्की अमीर थे वो गैर तुर्क था अबिसीनियाई हबसी याकूत, बहुत कट्टर होते हैं वो लोग। तो इन्होंने क्या कि तुर्की अमीर चौकन्ने हो गए, क्योंकि रजिया को तुर्की अमीरों पर भरोसा नहीं था। फिर रजिया के विरुद्ध अफवाह फैलाई गई कि याकूत से उसका अवैध संबंध है। सच बात यह थी कि याकूत से रजिया के संबंध थे, लेकिन मिनाज सिराज भी यह स्वीकार करता है कि रजिया के याकूत से कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ संबंध थे। रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा था उसमें दिल्ली का वजीर इख्तियारुद्दीन एतगिन शामिल था, और रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र शुरू हो गए उसमें दिल्ली का ही वजीर शामिल था। दोस्तों हमने आपको बताया कि कभी भी अपने द्वारा जब भी षड्यंत्र नहीं हो सकते, शामिल होगा अपना कोई। सबसे पहले रजिया के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? ग्वालियर के गवर्नर जुनैदी ने किया था। दोस्तों सबसे पहले रजिया के विरुद्ध विद्रोह ग्वालियर के गवर्नर जुनैदी ने किया था। रजिया ने अपने परिवार में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। मतलब रजिया ने दरबार में बुलाया उसको, उसकी हत्या कर दी। यह घटना 1238 की है। 1238 में ऐसा हुआ था। परिणाम यह हुआ कि तुर्की अमीर, परिणाम मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, तुर्की अमीर अपने विशेषाधिकारों के प्रति और सजग हो गए। उन्हें लगा ये तो हमको सबको मरवा देगी। फिर लाहौर मुल्तान के गवर्नर कबीर खान ने विवाह किया। मतलब रजिया ने लाहौर मुल्तान के गवर्नर कबीर खान से विवाह कर लिया। क्लियर हो गई कि गवर्नरों से संबंध थे। रजिया ने उस पर आक्रमण कर उसे पराजित किया, उसे लाहौर छीन लिया गया, केवल मुल्तान का गवर्नर उसे बने रहने दिया। फिर बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। जब बठिंडा का गवर्नर, पंजाब बठिंडा, तो विद्रोह कर दिया, तो रजिया ने इस विद्रोह को दबाने के लिए गई, परंतु रजिया को हार का मुंह देखना पड़ा। तब तक दिल्ली के जो वजीर थे एतगिन ने रजिया के भाई बहराम साहब को शासक बना दिया। समझ गए आप? रजिया के भाई बहराम साहब को शासक बना दिया गया है। इधर रजिया ने क्या किया, कूटनीति से काम लिया और उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली को जीतना चाहा, किंतु कैथल की लड़ाई में वे पराजित हो गए और मार डाले गए। दोनों को मार दिया गया। देखो दोस्तों, जैसा करते हैं वैसा करते हैं। उसने भी ये काम किया, वो उधर गई, उधर बहराम साहब ने उसके साथ ऐसा कर दिया। रजिया के पतन के दो कारण थे। तुर्की अमीरों की आपसी ईर्ष्या, किससे? रजिया से ईर्ष्या होना, और दूसरा रजिया का औरत होना। जैसा कि मिनाज सिराज मानते हैं कि रजिया के व्यक्तित्व में महान शासक के सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन एक ही दुर्गुण था दोस्तों, वह था उसका औरत होना। वो इस दुर्गुण के सामने तुर्क अमीरों के लिए सारे गुण बेकार थे। क्योंकि देखो आपको बताऊं, पुरुष प्रधान समाज था। तुर्क अमीर नहीं चाहते थे कि कोई महिला उन पर शासन करे। 1240 में से 42 तक बहराम शाह शासक हुआ। उसके सामने दो महत्वपूर्ण बातें थीं। पहली बात तो ये थी कि बहराम शाह ने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है, बहराम शाह ने नायब ए ममलकात के पद का सृजन किया। नायब ए ममलकात का पद बनाया बहराम शाह ने, और इस पद पर सबसे पहला व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगिन नियुक्त किया गया। इख्तियारुद्दीन एतगिन यानी नायब ए ममलकात पद किसने बनाया? बहराम साहब ने बनाया, सृजन किया। इस पद पर पहले व्यक्ति कौन था? इख्तियारुद्दीन एतगिन। क्लियर? दूसरी घटना क्या थी? इसी के समय पहला मंगोल आक्रमण हुआ था तैर बहादुर के नेतृत्व में 1241 में। ध्यान रखिए, प्रथम मंगोल आक्रमण, पहली बार मंगोलों ने जो आक्रमण किया था वो सबसे पहले किसके समय किया? बहराम शाह के समय। अब देखो फौज की किताबों में आपको रजिया मिल जाएगा, बहराम साहब नहीं मिलेगा। बलबन मिल जाएगा डायरेक्ट रजिया के बाद। तो मैं आपको जो क्रम बता रहा हूँ, इस क्रम को आप याद रखिए। तो प्रथम मंगोल शासक था, मंगोल आक्रमणकारी था तैर बहादुर, है ना। इसका उत्तराधिकारी मथुस शाह हुआ था। तुर्की अमीरों ने 1246 में इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र
नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। इसी के समय, अब इसको बनाया नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासरी लिखी। और तबकाते नासरी किसके समय लिखी गई है? नसीरुद्दीन महमूद के समय तबकाते नासरी लिखी गई। तबकाते नासरी लिखने का समय है ना, अब यह आता है किसके समय लिखी गई? तो इल्तुतमिश का सब छोटा पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, उसके सामने तबकाते नासरी लिखी गई। तो नसीरुद्दीन महमूद का समय था 1246 से 1266। इसके समय वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में रही। ध्यान रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद के समय वो भी पावरफुल नहीं था, कमजोर शासक था। उसके समय में सत्ता बलबन के हाथ में रही। दोस्तों, तो बलबन कैसा था? बलबन इसके समय नायब ममलकात के पद पर था। बलबन नायब के ममलकात के पद पर, नायब ममलकात के पद पर था। तो 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कराई। अब देखो, नसीरुद्दीन महमूद से शादी कर दी अपनी बेटी की, तो पावर पूरे हाथ में आ गई। तो बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद से करा दी, तो अपनी बेटी वहाँ पहुँच गई। ठीक है, माना जाता है कि बलबन के विरुद्ध कुछ भारतीय मुसलमान और गैर तुर्की अमीरों ने षड्यंत्र किया, जिनका प्रायोजक जो था किचलू खां था। इस षड्यंत्र के तहत बलबन को झांसी का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। इमादुद्दीन रेहान को नायब मुमलकात के पद पर नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर पद चेंज कर दिए गए, नायब मुमलकात पहले बलबन था। तुरंत ही अमीरों ने प्रतिक्रिया दिखाई, फिर महमूद को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। एक बार फिर बलबन नायब मुमलकात के पद पर नियुक्त हुआ। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के संबंध में विवाद भी है कि बलबन ने उसकी हत्या करवा दी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, विवाद का कारण यह भी था, एक तबकाते नासरी 1260 तक इतिहास को और बन्नी ने लिखता है, और बन्नी ने तारीख फिरोजशाही 1266 से आगे इतिहास लिखता है। इसी बीच का इतिहास स्पष्ट नहीं है। तबकाते नासरी 1260 में लिखी गई है और बन्नी का तारीख फिरोजशाही 66 के बाद का लिखा गया। इसके बीच में 6 साल का इतिहास के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, बहुत सी किताबों में ये चीज़ें वर्णित कम है। अब अगला शासक हुआ बलबन। बलबन 1266 से 86 तक शासक बना है। इल्तुतमिश के अधीन बलबन एक दास था। उसकी प्रतिभा से खुश होकर इल्तुतमिश ने उसे अपना खासदार बनाया। आइए, प्रतिभादार था वो। बहराम शाह के समय अमीर आखुर के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर बलबन को बहराम शाह के समय अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने अपना खासदार बनाया था। इल्तुतमिश की बात कर रहा हूँ मैं, इल्तुतमिश जो पिछले अपनी क्लास में पढ़ाया था हमने। बहराम शाह के समय अमीर आखुर बना असला प्रधान। मसूद शाह के समय अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त होता है। नसीरुद्दीन महमूद के समय नायब ममलकात के पद पर था, है ना। महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी। महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। इसकी दी थी बलबन को उलुग खां। 12 अक्टूबर 1249 को महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, देखिए उसके सामने समस्या क्या थी बलबन के सामने। पहली 3-4 समस्याएं थी, पेपर में आ जाता है। नंबर 1, चहलगानी की समस्या, जो 40 की समस्या थी ना, 40 सरदारों का ग्रुप। मंगोल आक्रमण की समस्या, जो मंगोल आक्रमण शुरू हो गए थे। आपको हमने अभी बताया था कि पहली बार मंगोल आक्रमण वहाँ शुरू हो जाते हैं। अब मंगोल आक्रमणों का शुरू होना किसके लिए खतरनाक था? इन्हीं के लिए खतरनाक था, सत्ता शासकों के लिए। तो मंगोल आक्रमण का होना भारतीय इतिहास में एक खतरनाक साबित हुआ था इन लोगों के लिए। तीसरा, मेवातियों और राजपूतों के विद्रोह की समस्या। तो मेवातियों और राजपूतों का विद्रोह होने लगा। बंगाल के विद्रोह की समस्या। दोस्तों, समाधान क्या निकाला इसने? बलबन जानता था तब तक चहलगानी की शक्ति नहीं तोड़ी जाएगी जब तक राजा का पद स्थिर नहीं रहेगा। बलबन भी यही चहलगानी का सदस्य था। वो जानता था कि चहलगानी के अन्य सदस्य उसके साथ बराबरी का दावा करेंगे, उसे राजपद को गर्मा बनाएंगे। देखो, कई बैंक में 4 लोग हों, बाबू की नौकरी, स्टाफ की नौकरी हो, उसमें एक का प्रमोशन हो जाए और मैनेजर और कोई उससे ऊपर पोस्ट पर चला है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता। क्यों कर दिया जाता है? इसलिए कर दिया जाता है, मेनली एक कारण ये भी है कि दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि वहाँ के लोग जिसको प्रमोट किया गया है उसी लोगों की रेस्पेक्ट जहाँ बराबरी के पद पर मिलते हैं उसे कैसे रेस्पेक्ट करेंगे। बलबन ने
चैलगानी के सदस्यों से अपने को अलग कर लिया, राजत्व का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। राजत्व मतलब अपने राजा होने का नया एक सिद्धांत दिया। वो प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की स्पष्ट व्याख्या की। वो प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की स्पष्ट व्याख्या की। उसने राजत्व का नियामत खुदाई, उसने राजत्व को नियामत खुदाई कहा है। क्या कहा है? नियामत खुदाई। उसने जिल्ले इलाही को उपाधि धारण की, और जिल्ले इलाही मतलब नियामत खुदाई होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। स्वयं अपने को मदरापान मतलब उसने स्वयं मदरापान बंद कर दिया। दरबार में सभी अमीरों को अनुशासित बनने की कोशिश, मतलब मदरापान दारू सब बंद कर। उसने अपने को अफराशियार का वंशज घोषित किया। ईरानी दरबार की परंपरा के अनुसार सिजदा एवं पाबोश कदम चुम्बन की पद्धति लागू की। ईरानी पद्धति पर उसने नौरोज का त्यौहार शुरू किया। ईरानी पद्धति का त्यौहार है नौरोज। बलबन रक्त की शुद्धता पर विश्वास करता था। बन्नी ने उसके बारे में कहलवाया है कि अगर तुच्छ कुल से उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और हाथ तलवार के मुंह पर चला जाता है। माना जाता है कि उसके समय कमाल अमाया नामक व्यक्ति को एक पद पर इसलिए नियुक्त नहीं किया कि वह नीच कुल का था। उसे राजत्व की अवधारणा से उसके न्याय कार्य भी जोड़ते हैं। उसने एक प्रगतिशील न्याय व्यवस्था स्थापित करके राजत्व को दृढ़ आधार दिया। बलबन कहता था कि मैं क्रूर से क्रूर व्यक्तियों को क्रूरता समाप्त कर सकता हूँ। उसने अवध और बदायूं के गवर्नरों को इसलिए दंडित किया कि उन्होंने अपने नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया था। उसने अमीरों को भी दंडित किया। उदाहरण के लिए बंगाल अभियान में असफल 2 अमीरों को उसने मृत्युदंड दे दिया था। उसने मलिक तरगी और अमीर खां को मृत्युदंड दिया। उसने अपने भतीजे शेर खां शुक्र, जो सुनाम सुमाना भटिंडा और भटनेर का गवर्नर था, को बेच दिया था। मंगोल समस्या का समाधान कैसे? ये तो हो गया समाधान किसका? चालीसा का। मंगोल समस्या, इस समस्या के समाधान के लिए बलबन ने 2 प्रकार के कदम उठाए। उसने कूटनीति का सहारा लिया। और मंगोल शासकों के दरबार में अपना दूत भेजा। नंबर 2, उसने उत्तर पश्चिम की सुरक्षा की व्यवस्था की। उत्तर पश्चिम में उसने 2 सुरक्षा पंक्तियां बनवाई। प्रथम सुरक्षा पंक्ति लाहौर और मुल्तान में थी, जिस पर उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को नियुक्त किया। और दूसरी सुरक्षा पंक्ति सुनामा समाना भटिंडा में थी, इस पर उसने छोटे पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया। लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भारत की सीमा थी सिंधु नदी से हटकर ब्यास नदी तक पहुंच गई। तो 1285 में तमर के नेतृत्व में मंगोल ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसका बड़ा पुत्र राजकुमार महमूद मारा गया। राजकुमार महमूद को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। पुत्र की मृत्यु के पश्चात 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। अब मेवातियों व विद्रोह की समस्या। 1267 में बलबन ने मध्य भारत के राजपूत मेवातियों का दमन किया। कानून और सुरक्षा की देखभाल के लिए उसने कामपिली, जलाली, भोजपुर, पटियाली में दुर्ग बनवाए। ध्यान रखना, ये कामपिली, जलाली, भोजपुर, पटियाली में दुर्ग बनाए। सैन्य मजबूती को पूरा करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसे दीवान आरिज सैन्य विभाग, दीवान आरिज होता है सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने दीवान आरिज विभाग की स्थापना की थी, सैन्य विभाग की। फिर उसने आरिज ममालिक के पद पर इमादुल मुल्क को नियुक्त किया। जो आरिज ममालिक का पद था वो इसको नियुक्त किया, इमादुल मुल्क को। बंगाल का विद्रोह क्या हुआ था? 1279 से 81 में बंगाल के गवर्नर तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। बंगाल में गवर्नर कौन था? तुगरिल खां। बलबन ने इस विद्रोह के दमन के लिए अमीर खां को भेजा, असफल रहा। बलबन ने उसे मृत्युदंड दे दिया। फिर उसने मलिक तरगी को भेजा, वो भी असफल रहा। फिर भी उसे मृत्युदंड दिया गया। तब वो अभियान को अपने हाथों में लिया। तुगरिल खां को पकड़कर मार डाला गया। एकमात्र अभियान था जिसके लिए बलबन ने दिल्ली छोड़ा था। यह अपने जीवन काल का प्रथम व अंतिम अभियान था, मतलब उसके जीवन काल का प्रथम अंतिम अभियान था जिसमें स्वयं गया था। उसने अपने पुत्र बोरा खां को बंगाल का गवर्नर बनाया और उसे हिदायत दी कि विद्रोह की स्थिति में उसका भी वही असर होगा जो तुगलक का हुआ। बोरा खां इतना भयभीत हुआ
कि उसने शासक बनने की महत्वाकांक्षा त्याग दी। बहुत खतरनाक था बलबन। बलबन ने सिमसी सरदारों से गंगा यमुना दोआब की जागीर छीनने की कोशिश की, जिन्हें इल्तुतमिश ने दिया था, किंतु उसे दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन का परामर्श अपना निर्णय बदल देना पड़ा। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कैकुबाद हुआ था। क्या हुआ था? कैकुबाद। कैकुबाद एक अयोग्य शासक था। वास्तविक शक्ति फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के हाथों में आ गई। हालांकि कुछ समय के बाद निजामुद्दीन की हत्या हो गई, फिर भी कैकुबाद की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वह लकवाग्रस्त हो चुका था। इसी समय समाना के गवर्नर जलालुद्दीन फिरोज ने दिल्ली पर आक्रमण कर कैकुबाद की हत्या कर क्यूमर्स को नियुक्त किया था। क्यूमर्स अब क्रम है ये, बलबन के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स आया। जलालुद्दीन फिरोज इस नए शासक के नाम पर काम करता रहा। कुछ महीने बाद जलालुद्दीन फिरोज ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस तरह 1290 में इलबरी वंश का अंत हो गया। दोस्तों, अब इलबरी वंश का अंत हुआ, लेकिन इस क्रम में अगला जो वंश था हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश का क्या था? देखिए, कुछ इतिहासकारों ने खिलजी अफवान मानते हैं। मैं खिलजी के बारे में बात करते हैं आगे हम, किंतु अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी 64 तुर्क जातियों में से एक थे, किंतु ये विशेषाधिकार भीन वर्ग थे और इलबरी वंश के नस्लवाद नीतियों का शिकार इन्हें बनना पड़ा था। खिलजी वंश की स्थापना कर था कि इलबरी वंश का एकाधिकार का अंत, इसलिए इतिहास में इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पहला शासक हुआ दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 96। जलालुद्दीन खिलजी जिस समाना का गवर्नर रहा था और कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। यह प्रथम सुल्तान था जिसने यह कहा कि शासन का आधार शासकों की इच्छा होनी चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी बहुत बढ़िया शासक था। वैसे यह प्रथम सुल्तान था जिसने यह कहा था कि शासन का आधार शासकों की इच्छा होनी चाहिए। इसकी आंतरिक और बाह्य नीतियाँ दोनों नरम थी। इसकी नरम आंतरिक नीति के निम्न उदाहरण थे। शासक बनने के बाद नंबर 1, शासक बनने के बाद भी इसने बलबन के संबंधियों का पद से नहीं हटाया। बलबन का एक संबंधी मलिक छज्जू अवध और मानकपुर का गवर्नर बना रहा। उसी तरह फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल बना रहा। मलिक छज्जू को तब उसने पद पर हटाया जब उसने विद्रोह किया, और तब भी वो उसे दंडित नहीं किया गया। दूसरी बात क्या थी कि शासक बनने, इसीलिए अच्छा था वो, इसकी नरमी दिखाई जा रही है। शासक बनने के बाद भी जलालुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने का इनकार कर दिया। जलालुद्दीन ने बलबन के सिंहासन पर बैठने का, उसे दिल्ली में किलखोरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली में किलखोरी, परंतु उसकी नरनीति का यह एक अपवाद भी है। वो है उसने अपने सिद्दी मौला नामक दरवेश को मृत्युदंड दे दिया था। एक दरवेश थे सिद्दी मौला। 1291 में उसने रणथंबोर का अभियान किया, किंतु किला को जीते बिना वापस आ गया। उसने तर्क दिया कि वो अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता है। जलालुद्दीन के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका नेता अब्दुल्ला था। यह अब्दुल्ला ने जलालुद्दीन के समय मंगोल आक्रमण किया था। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने जलालुद्दीन के समय आक्रमण किया था, जिसे जलालुद्दीन ने पराजित कर दिया। माना जाता है कि 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया और इसे दिल्ली में बसने की अनुमति दे दी। अली गुरसास जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अली गुरसास जलालुद्दीन खिलजी का, अली गुरसास की बात कर रहे हैं। अली गुरसास जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। इनमें शादियाँ वगैरह हो जाती है ना, और आगे वही अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। इसे अवध मानकपुर का गवर्नर बनाया गया था। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को लूटा और बहुत सारा धन प्रदान किया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की अनुमति के बिना देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच उसने अवध का प्रशासक अलाउल मुल्क को सौंप दिया। देवगिरी से बहुत सारा धन लेकर लौटा था। जलालुद्दीन खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। तो भतीजा था, ये दामाद भी था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। देखो, 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ। इसके थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनेंगे आप लोग। बहुत इसकी अलाउद्दीन खिलजी मेन शासक रहा है। इसके बातों फिर मुबारक शाह खिलजी है, तो मेन अलाउद्दीन खिलजी हम कर रहे हैं। देखिए, लैंडपूर मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ साम्राज्यवादी विस्तार का 50 वर्षों का इतिहास आरंभ होता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलाली परिवार के विरुद्ध कदम उठाया और उसे उलुग खां के अधीन एक सेना इस मिस्र में भेजी। उलुग खां ने मुल्तान को जीत लिया और जलाली परिवार को सफाया कर दिया। तो पहला अभियान गुजरात का अभियान था 1299 में। गुजरात, देखिए गुजरात कृषि और व्यापार दोनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश क्षेत्र हुआ करता था और गुजरात के बंदरगाहों से घोड़ों के व्यापार हुआ करते थे और अलाउद्दीन ने इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए उलुग खां और नुसरत खां के अधीन एक सेना भेज दी। उस समय गुजरात का शासक रायकरण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र के यहाँ शरण पाई। रायकरण बघेल की पत्नी कमला रानी पकड़ ली गई और उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। खिलजी ने उससे शादी कर ली और उसे अपने मलिक के जहाँ बनाया। दूसरी तरफ रायकरण बघेल राजा रामचंद्र की सहायता से बगलाना क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने खंबात को लूटा और वहाँ से एक हिजड़ा मलिक काफू दिल्ली लाया गया। रणथंभौर का अभियान 1300 से 1301 के बीच में हुआ था, 1300 से 1301। रणथंभौर अभियान की पूर्व पीठ का गुजरात अभियान में तैयारी, इसकी पृष्ठभूमि गुजरात अभियान में तैयार हो चुकी थी। बस तो क्या हुआ, युद्ध के लूट के बंटवारों के मामलों पर कुछ मंगोल सैनिक कुछ मुख्य सैनिकों से झगड़े पड़ गए। मतलब लूट का जो सामान मिलता था उसमें झगड़ा करने लग गए। अब झगड़े पड़े तो फिर उन्होंने क्या किया, रणथंभौर में शरण पाई। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के शासक हमीर देव से उन मंगोल सैनिकों को वापस करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हमीर देव इसे राजपूती मर्यादा के खिलाफ माने गए। मतलब वहाँ शरण पड़ी। अब भी तो शरण चले जाते, लूट खसूट करके नीरव मोदी और कौन कौन चले गए और अभी तक लौट के नहीं आ रहे विदेशों में। दूसरी तरफ उसने अपने दुर्गों का भरोसा कर, जो उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था, अतः उन सैनिकों को वापस करने से इनकार कर दिया। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजी। बाद में स्वयं इस अभियान में जुड़ गया। जिस समय वह रणथंभौर अभियान में था तभी दो प्रकार की घटनाएं हुई। नंबर 1, जब वह तिलपत में शिकार कर रहा था तो उसका भतीजा अख्त खां ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। नंबर 2, उमर खां और मंजू खां ने, जो क्रमशः अवध और बदायूं का गवर्नर था, विद्रोह कर दिया। उसी समय हाजी मौला का विद्रोह हुआ। हालांकि इन विद्रोह को दबा दिया गया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी को इससे सीख मिली। इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। अंत में गद्दार मंत्री रणमल की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीता। रणमल वहाँ का शासक था, मंत्री था रणमल, किंतु इस किले पर हमीर देव अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए मारे गए। उनकी रानियों ने जौहर व्रत कर लिया। जौहर व्रत जानते हैं दोस्तों? हाँ, आग में कूद जाना, बस जौहर व्रत हो जाता है। वो किसी के हाथ नहीं लगाने देंगे। अमीर खुसरो ने, जो स्वयं रणथंभौर अभियान में था, इस जौहर व्रत का चित्रण किया है। इसी समसामयिक लेखक द्वारा जौहर व्रत का प्रथम चित्रण है, यानी अमीर खुसरो द्वारा पहला वर्णन है कि जौहर व्रत होता क्या था। चित्तौड़ का अभियान 1303 में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राजा रतन सेन के विरुद्ध अभियान किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब शायद ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अभियान किया था, किंतु एक साहित्यिक सत्य है। वस्तु चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को ध्यान में रखकर इसे प्राप्त करना चाहता। 1303 में चित्तौड़ का किला जीत लिया गया। गोरा और बादल की कहानी भी ऐसे अभियान से जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। मालवा का अभियान, मालवा का शासक राय महलक देव था। आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र था। राय महलक देव अपने मंत्री कोका प्रधान की सहायता से शासन करता था। 1305 में इसे जीत लिया गया और एनुल मुल्क मुल्तानी को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया। मालवा के बाद धार, चंदेरी आदि क्षेत्रों को जीत लिया गया। 1308 में शिवाना के शीतल देव को पराजित कर शिवाना पर कब्जा कर लिया गया। 1311 में कन्नड़ देव को पराजित कर जालौर पर कब्जा कर लिया गया। ये सब अभियान करते गए अलाउद्दीन ने पूरा क्षेत्र जीता चला गया और दोनों क्षेत्रों का शासक कमालुद्दीन गर को नियुक्त किया गया। अपनी विजयों से खिलजी का मनोबल अत्यधिक बढ़ गया तो अपनी तुलना पैगंबर मोहम्मद से करने लगा। उसने कहा कि जिस तरह से पैगंबर के 4 योद्धा थे, उसी तरह मेरे 4 योद्धा उलुग खां, नुसरत खां, जाफर खां, अल्प खां। ध्यान रखिएगा,
अलाउद्दीन के 4 योद्धा थे, उलूग खां, नुसरत खां, जाफर खां और अल्प खां। उसने अपने सामने 2 उद्देश्य रखे, पहला सिकंदर की तरफ विश्व विजित करना, दूसरा था नया धर्म चलाना। तो ऐसा माना जाता है उसने अपने सिक्के पर सिकंदर सानी खुदवाया। दिल्ली के कोतवाल और उसका व्यक्तिगत मित्र अलाउल मुल्क ने उसे इन लक्ष्यों को छोड़ने का परामर्श दिया था। अलाउद्दीन ने कहा अभी भारत का बहुत सारा क्षेत्र अविजित है, फिर विश्व विजय की बात सोची भी नहीं जा सकती। दूसरा, उसके पास अरस्तु जैसा योग वजीर नहीं है। दूसरे लक्ष्य के बारे में उसने कहा कि धर्म चलाना पैगंबर का काम होता है, सुल्तान का काम नहीं। अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान, उसका उद्देश्य था यह उत्तर अभियान की तार्किक परिणति थी, क्योंकि उत्तरी भारत की विजय के पश्चात दक्षिण भारत की विजय आवश्यक थी। वो दक्षिण अभियान से बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहता था। उसने दक्षिण राज्यों पर संप्रभुता का नहीं अधिराज्य दावा किया। 1306 में उसने मलिक काफूर के अधीन देवगिरी के विरुद्ध एक अभियान भेजा। मलिक काफूर की सहायता से अल्प खां को भी भेजा गया। देवगिरी के अभियान के निमित्त कारण थे। पहला कारण था राजा रामचंद्र ने गुजरात के शासक रायकर्ण बघेल को सहायता दी थी। ये तो आपको क्लियर है। राजा रामचंद्र ने एलिचपुर क्षेत्र को राजस्व देना बंद कर दिया था। तीसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी की मल्लिक जहां कमला देवी अपनी पुत्र देवल देवी को पाना चाहती थी। राजा रामचंद्र पराजित हुए और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। खिलजी ने उससे मित्रता स्थापित कर ली और उन्हें रायन की उपाधि दी। 1 लाख टन का उपहार शुल्क दिया, शासन करने की छतरी प्रदान की और 9 सारी का एक जला भेंट किया। देवल देवी को भी दिल्ली भेज दिया गया और खिज्जर खां ने उसका विवाह कर दिया, खिज्जर खां से विवाह कर दिया गया। देवगिरी का अभियान पूरा करने के बाद मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासक के विरुद्ध अभियान किया। वारंगल का कौन शासक है? काकतीय। मतलब ध्यान रखिए, मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासन, अलाउद्दीन खिलजी के समय वारंगल में काकतीय वंश का शासन था। इस अभियान में काफूर को राजा रामचंद्र को सहायता प्राप्त हुई। काकतीय शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय पराजित हुआ। काकतीय शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव द्वितीय। किंतु वह स्वयं काफूर के सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ। बदले में उसने गले में चैन लटकी हुई सोने की मूर्ति भेजी। काफूर को वारंगल से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। अब कहाँ से आया ये? काफूर को वारंगल से धन प्राप्त हुआ, तो उसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी, जो वारंगल से खान से निकला था। अब ध्यान रखिए, यहाँ शुरुआत होती है कि वारंगल की खाल से कोहिनूर निकला था, जो उसके निकला था उसको दिया। 1309 से 1311 में काफूर के अधीन एक बार फिर सेना भेजी गई। काफूर ने द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया। काफूर ने द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया था। वीर बल्लाल तृतीय को भी दिल्ली भेज दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार मदुरा क्षेत्र को मावरा कहते हैं, मावार। मदुरा को मावार, दक्षिण भारत का जो मदुरा क्षेत्र था, मावार के शासक मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पुत्र वीर पांड्य और सुंदर पांड्य आपस में लड़ रहे थे। देखो, ये पद की, सिंहासन की लड़ाई ये हर राजा और महाराजा में हुई है। काफूर ने मालवा क्षेत्र पर हमला कर दिया। दोनों भाई फरार हो गए। काफूर ने भी जी भर के उस वहाँ से प्रदेश को लूटा और बहुत सारा धन वापस लेके आया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार की जो इच्छा थी पूरी हुई। तो दक्षिण विजय कर ली। खजानुल फतूह में खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया है। जोधपुर के अभिलेख में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो खजानुल फतूह में कहा गया है खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा। और जोधपुर के अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई, ये कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में विस्तारवाद नीति को नहीं ग्रहण किया, किंतु उसने अपने जीवन काल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में अपने जीवन काल में ही नीतियों को उलट दिया था। और राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसने पुत्र शंकर देव ने विद्रोह कर दिया था। खिलजी ने मलिक काफूर के अधीन एक सेना भेजी। शंकर देव पराजित हुआ और मारा गया। देवगिरी पर मलिक काफूर का कब्जा हो गया। यह घटना 1312 में है, किंतु 1315 में यादव वंश के एक राजकुमार हरपाल देव से एक समझौता हुआ।
इस समझौते के अनुसार हरपाल देव को देवगिरी का शासक मान लिया गया। मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय 1296, 1297, 1299, 1303 और 1303 से 1308 में मंगोल आक्रमण हुए। अब ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने आक्रमण हुए? 96, 1, 97, 2, 99, 3, 1303, 4 और 1307, 8, 5 बार आक्रमण हुआ। 1299 में मंगोल आक्रमण में अशोक का रुस्तम और खिलजी का एक महत्वपूर्ण सेनापति जाफर खां मारा गया था। मतलब मंगोल आक्रमण को अशोक का रुस्तम और सेनापति जाफर खां मारा गया। खिलजी ने मंगोल आक्रमण रोकने के लिए बहुत कदम उठाए। नंबर 1, उसने कुछ पुराने किलों की मरम्मत कराई, नए किलों का निर्माण कराया। उसने सुनाम, समाना, भटिंडा में सुरक्षा सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। उसने गाजी मलिक को दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। खिलजी ने प्रशासन सुधार भी किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी पर अख्त खां ने जानलेवा हमला कर दिया और साथ ही उमर खां, मंजू खां, हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। इसके साथ ही उमर खां, मंजू खां, हाजी मौला का। अतः अलाउद्दीन ने प्रशासन को और चुस्त बनाने का निर्णय लिया। वो प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि राजा तुरंत संबंध नहीं चाहता। दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि राजा तुरंत संबंध नहीं जानता। उसने तुर्की नस्लवादी नीति को छोड़ दिया था और अमीर वर्ग में उसने गैर तुर्की मुसलमानों के अंतर्गत गैर तुर्की मुसलमानों के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों को शामिल किया था। उसने तुर्कवादी नस्लवादी नीति छोड़ दी थी और अमीर वर्ग में उसने गैर तुर्की मुसलमानों के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों को भी शामिल किया। ठीक है। एक बार उसने दिल्ली के काजी मुगुसुद्दीन के से कुछ बातों पर परामर्श मांगा। मुगुसुद्दीन ने अपना परामर्श प्रस्तुत किया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि क्या विधि सम्मत है और क्या विधि सम्मत नहीं है। विधि की मतलब विधि का सम्मत मतलब विधि कानून के दायरे में है। मैं वही करता हूँ जो साम्राज्य के हित में। तो वो कहता मैं नहीं जानता कानून में क्या है क्या नहीं, कानून के हिसाब से सही गलत क्या है, लेकिन मैं तो जानता हूँ साम्राज्य के हित में होगा वो सही है। उसने धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उलेमा वर्ग का वर्चस्व बनने दिया, किंतु राजनीति में उसे पृथक कर दिया। इसने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को परामर्श किया। इन अधिकारियों के परामर्श के पश्चात उसे प्रशासन में 4 प्रकार की कमियां महसूस की। समस्या क्या थी? पहली, स्वयं सुल्तान के द्वारा प्रशासन की अवहेलना। नंबर 2, साम्राज्य में नशाखोरी और मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि। नंबर 3, विभिन्न अमीरों के बीच अत्यधिक लाभ के कारण समय समय पर षड्यंत्र। नंबर 4, कुछ हाथों में धन का केंद्रीकरण। इसका समाधान कैसे निकाला गया? देखिए, 4 बातें समझ में आ गई। पहला था सुल्तान के द्वारा प्रशासन की अवहेलना। साम्राज्य में नशाखोरी, मादक द्रव्यों की सेवन में वृद्धि। तीसरा, अमीरों के बीच अत्यधिक लगाव के कारण समय समय पर षड्यंत्र और कुछ हाथों में धन का केंद्रीकरण। इससे ये समस्याएं थी, इनको समाधान कैसे निकाला गया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं प्रशासन में दिलचस्पी लेनी प्रारंभ कर दी। बन्नी का मानना है कि वह निरक्षर था, किंतु फरिश्ता का कहना है कि शासक बनने के बाद उसने फारसी सीखी। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं मदिरा का सेवन बंद कर दिया और साम्राज्य में दिल्ली में मदिरा के सेवन पर पाबंदी लगा दी। नंबर 3, उसने अमीर वर्ग के बीच वैवाहिक संबंधों और सामाजिक मेलजोल में पाबंदी लगाई। इतना तक कि जैसा कि माना जाता है कि अमीर वर्ग आपस में इशारों और संकेत में बात करते थे। नंबर 4, धन के अति केंद्रीकरण को रोकने के लिए उसने भूराज सुधार किए। अब देखो, धन के अति संकीर्ण को रोकने के लिए भूराज सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी के भूराज सुधार के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य, फायदा क्या होगा? भूराज जो सुधार करेगा तो पहला, राज्य की आय में वृद्धि होगी। नंबर 2, मध्यस्थों का अंत होगा और धन का जो संकेंद्रण है, एक जगह स्टोर हो रहा है, बेईमानी हो रही है, उसका रोका जाएगा। न भ्रष्टाचार। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की माप करवाई। इस पद्धति को बर्नी ने मसाहत कहा है। मतलब भूमि माप की पद्धति को बर्नी ने इसको मसाहत कहा है। भूमि माप की इकाई के रूप में 20वां को अपनाया गया। भूराज सुधार, इसके निम्न चरणों को पूरा किया गया। नंबर 1, भूमि की माप कराई गई दोआब क्षेत्र में। नंबर 2, मध्यस्थों का अंत किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थ वर्ग में खूत मुकद्दम चौधरी शामिल थे। इन्हें किस्मत खूती के रूप में या हुकूक खूती के रूप में भूराज का 10% का प्राप्त होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें अपनी भूमि पर भूराज नहीं देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी भूमि की माप कराई और उस पर भी भूराज का निर्धारण किया। इनकी दशा इतनी खराब हो गई कि बन्नी कहता है कि अब वह अरबी घोड़े पर नहीं चलते थे और पान नहीं खाते थे। यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, किंतु सत्य है कि आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो गई।
अलाउद्दीन खिलजी ने नए सिरे से दोआब क्षेत्र में कर निर्धारण किया और भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन का 50% तक निर्धारित कर दी थी। भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन का उसने अतिरिक्त कर लगाए थे, घरी कर और चरी कर। सैनिक सुधार, प्रथम बार इसने सैनिक में क्या क्या काम किया। नंबर 1, इसने नगद वेतन प्रारंभ कर दिया सैनिकों को। नंबर 2, इसने स्थायी सेना स्थापित की। नंबर 3, इसने चेहरा और दाग की प्रणाली आरंभ की। इसने इख्तियारों को भी नियंत्रित किया और समय समय पर उसके स्थानांतरण पर बल दिया। बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य बर्नी कहता, अब बाजार नियंत्रण नीति बनाई तो उसका उद्देश्य क्या था। बर्नी कहता है कि सैनिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया। के.एस. लाल भी इससे सहमत थे। दूसरी तरफ एक सक्सेना, निजामी और इरफान अभी मानते हैं कि सामान्य जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसे लागू किया गया था। बन्नी भी अपने दूसरे ग्रंथ फतवाए जहांगीर में जनता की आवश्यकताओं से प्रेरित मानता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था मतलब एक अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत अच्छा ये बाजार नियंत्रण नीति। सैनिक सुधार, सैनिकों का सुधार करना, बाजार नियंत्रण नीति बहुत अच्छे कदम थे, आज भी लागू है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए। बाजार कैसे बनाए गए। पहला, अनाजों की मंडी। नंबर 2, सराय अदल। और नंबर 3, घोड़े और मवेशियों दासियों का बाजार। तो पहला है अनाजों की मंडी। इनमें विभिन्न प्रकार के अनाज रखे जाते थे। मुख्य अनाजों की बिक्री सहना नामक अधिकारी के नियंत्रण में थी और सब उसके ऊपर भी एक सहनाई मंडी होता था सबके ऊपर। नंबर 2, सराय अदल। यह कपड़ों का बाजार था। इसके माध्यम से अमीरों को बेशकीमती कपड़े उपलब्ध कराए जाते थे। एक निश्चित दामों पर अमीरों को वे कपड़े प्राप्त हों, इसलिए राज्य मुल्तानी व्यापारियों को राज सहायता देता था। सराय अदल के मुख्य अधिकारियों राय परवाना। घोड़े, मवेशियों, दासियों का बाजार। पशुओं की खरीद बिक्री। दलालों के कारण पशुओं का मूल्य बढ़ता था। दलालों को पशुओं के बाजार से बाहर कर दिया। सभी पशुओं की कीमत निर्धारित कर दी। उदाहरण के लिए अच्छे किस्म के घोड़े की कीमत 122 टंका थी। एक साधारण टट्टू की कीमत 10 टंका थी। खिलजी के बाजार व्यवस्था उत्पादन लागत की परिशील पद्धति पर काम करती थी। खिलजी की बाजार व्यवस्था इम्पोर्टेंट लाइन। खिलजी की बाजार व्यवस्था उत्पादन लागत की प्रगतिशील पद्धति पर काम करती थी। खिलजी ने अनाजों की मंडी में अनाज की उपलब्धता के लिए दोआब क्षेत्र में अनाजों के रूप में भी भू राजस्व लेना प्रारंभ किया। उन अनाजों को राज्य के गोदामों में रखा जाता था और कमी की स्थिति में बाजारों में भेजा जाता था। खिलजी 3 विभिन्न स्रोतों से बाजार व्यवस्था के विषय में सूचना पाता था। नंबर 1, राजकीय अधिकारी। नंबर 2, बरीद यानी राजगुप्तचर होता था। और मुनहिया व्यक्तिगत गुप्तचर। बन्नी बाजार व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा करता है और मानता है कि मूल्य नियंत्रण पूर्णतः सफल हुआ। मूल्यों में आधे जीतल से अधिक का अंतर भी नहीं आया। राज्य की नियंत्रण इतना कम था कि कम तोलने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। बाजार व्यवस्था वहाँ लागू हुई जहाँ सैनिक बैरक स्थापित थे। बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवाने रियासत की स्थापना की। दीवाने रियासत बाजार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नजीर के विभाग, माप तौल और मोहतसिब के विभाग को उसी के अंतर्गत कर दिया गया। दीवान रियासत का प्रधान मलिक याकूब को बनाया गया और सहनाई मंडी के पद पर मलिक याकूब को नियुक्त किया गया। 1316 में खिलजी की मृत्यु हो गई। इसके विषय में माना जाता है कि इसने समय समय पर क्रूरताओं का प्रदर्शन किया। इसे दिल्ली में बसे हुए मंगोलों का कत्लेआम करवाया। बर्नी मानता है कि इसने इतने निर्दोष रक्त बहाए जितने मिस्र के फराओ शासक ने भी नहीं बहाए। इसके समय कुछ निर्माण कार्य भी हुए। इसने दिल्ली में किला कोशिक एसीरी का निर्माण कराया। इसने कुतुब मीनार का विस्तार कराया और उसके प्रांगण में कुतुब मीनार से दोगुने आकार के मीनार बनवाने का निर्णय किया, किंतु उसका निर्माण नहीं हो पाया। इसके दरबार में अमीर खुसरो हसन जैसे कवि रहते थे। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया जो या तो नकली था या फिर खिलजी का दबाव डालकर बनाया था, लिखवाया गया था। इस वसीयतनामा के अनुसार खिलजी के बड़े पुत्र खिज़र खां को सत्ता से वंचित कर दिया गया और उसके छोटे नाबालिग पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया गया। शहाबुद्दीन उमर, काफूर स्वयं उसका संरक्षक बन बैठा। इतना ही नहीं, इससे आगे क्या हुआ, उसने खिलजी के 2 पुत्र खिज़र खां और सालदी खां की आंखें निकाल दी और तीसरे पुत्र मुबारक खां को
हजार सतून के किले में बंद करा दिया। 35 दिनों के शासन के बाद मलिक काफूर का अंत हो गया। फिर मुबारक को आज़ाद करवाया गया। उसे अल्पवयस्क प्रशासक का संरक्षण नियुक्त किया गया। जो हजार सतून के मेहरबंद था वो निकलवाया गया। लेकिन 64 दिनों के बाद मुबारक ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं मुबारक शाह के नाम से शासक बने बैठा। मुबारक शाह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया और उसने अल-बसिक बिल्ला की उपाधि ली, मतलब अपने आप को खलीफा माना। उसने खुसरो को अपना मंत्री बनाया और गुजरात का एक हिंदू था। खुसरो कौन था? गुजरात का एक हिंदू था, उसको अपना मंत्री बनाया था जिसने हाल में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। खुसरो ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी भोगवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। मुबारक शाह के समय 2 विद्रोह हुए। गुजरात का विद्रोह हुआ था, एक देवगिरी का विद्रोह। गुजरात के विद्रोह को एनुल मुल्क ने दबा दिया। देवगिरी के शासक हरपाल देव ने विद्रोह कर दिया। मुबारक शाह ने उसके विरुद्ध अभियान किया और हरपाल देव को पराजित किया, मार डाला। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। वहाँ मुबारक शाह ने अपनी याद में एक मस्जिद बनवाई। उसी समय खुसरो ने वारंगल पर चढ़ाई कर दी, किंतु वारंगल को जीता नहीं जा सका। 1320 में खुसरो ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 1320 में खुसरो ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और खुसरो शाह के नाम से शासक बना। याह्या बिन अहमद सरिंदी और इब्न बतूता का कहना है कि संभवतः खुसरो ने हिंदुओं के पक्ष में कुछ नीतियाँ तय की थीं, किंतु कुछ बाद में सही नहीं थी। उसी समय दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने हस्तक्षेप किया। गाजी मलिक ने खुसरो को पराजित करके मार डाला। फिर कुछ वरिष्ठ अमीरों के परामर्श पर स्वयं शासक बन गया। दोस्तों, अगला शासक होगा गियासुद्दीन तुगलक। अगली क्लास में पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। थैंक यू दोस्तों।